हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है और अभी इसका आईपीओ ओपन है चल रहा है गाइस। और इसमें भी आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। इसमें डे 1 और डे 2 कंप्लीट हो चुका है और डे 3 का जो कि आज आखिरी दिन है इससे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आज इस वीडियो हम लोग जानेंगे इसका डे 1 और डे 2 इन दोनों दिन में कौन कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और जीएमपी भी क्या चल रही है, लिस्टिंग कितना मिल रहा है और आज आखिरी दिन है तो क्या आज अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जो कंसिडर कर रहे हैं इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आज आखिरी दिन है इसमें अप्लाई करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं 11 मई से 15 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, जो कि आज है 15 मई। देख सकते हैं यहाँ पे आज का डेट 15 मई है और आज के दिन इसका क्लोजिंग का डेट है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 74 टू 78 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 27.07 करोड़ का इशू साइज, जो कि एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। और ये लिस्टिंग का डेट रखा गया 23 मई का। अब यहाँ पे क्यूआई ऑफर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे क्यूआईबी से 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी में जो है क्यूआईबी से फंड रेज बहुत ही कम कर रही है, बहुत ही कम फंड रेज कर रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा मतलब कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। क्योंकि कंपनी ज़्यादातर मेनली फंड जो है सो क्यूआईबी से ही करती है, 50%, 40 to 50% का फंड रेज करता है, लेकिन यहाँ पे 10% की ही फंड रेज कर रही है। और एचएनआई से यहाँ पे 33.98% मतलब अराउंड 34% का फंड रेज करेगा और रिटेल कैटेगरी से 56.02% का यहाँ पे फंड रेज की जा रही है। अमाउंट यहाँ पे 1,24,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर हम इसके प्रोमोटर की बात करें तो इसके प्रोमोटर जो है मिस्टर मधुसूदन गोयनका और मिस्टर प्रवीण कुमार गोयनका इस कंपनी के प्रोमोटर है। 99.99% की प्री इश्यू होल्डिंग है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन का। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग देखें तो डे बाय डे पे हम लोग चलते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि डे 1 और डे 2 पे किस तरह सब्सक्रिप्शन होता है। उससे पहले हम लोग इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जो कि टोटल यहाँ पे अगर देखिएगा तो सब्सक्रिप्शन जो है टोटल यहाँ पे लगभग जो है सो क्यूआईबी से सॉरी गाइज, यहाँ पे जो कि गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी से 11.46 टाइम्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे ओवर हो चुका है। और एचएनआई कैटेगरी से यहाँ पे जो है सो 8.45 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन और रिटेल यहाँ पे 10.2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन। मतलब कि एचएनआई हो, रिटेल हो या फिर क्वालिफाइड, इन तीनों से कंपनी में जो है बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और टोटल यहाँ पे 9.73 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग डे 1 डे 2 का देखते हैं। देखिए यहाँ पे डे 1 में कंपनी में जो है 1.92 टाइम्स का क्यूआईबी कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन होता, जो कि कुछ खास ओपन तो नहीं हुआ था, लेकिन डे 2 में एक बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला 11.46 टाइम्स का। और एचएनआई कैटेगरी से इसी तरह का इस देखिएगा तो 2.34 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी से डे 2 में 8.45 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि ये भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला। रिटेल कैटेगरी से डे 1 में 2.71 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था और डे 2 में 10.2 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ है। टोटल यहाँ पे 2.5 टाइम्स का था डे 1 में, डे 2 में 9.73 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ अब देख सकते हैं, यहाँ पे डे 1 में कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था इन्वेस्टर्स के द्वारा, लेकिन डे 2 में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। जिसके बाद अगर देखिए तो इसके जीएमपी में भी बहुत ही शानदार तेजी आई थी। अगर आप देखा जाए इसमें तो कंपनी का जीएमपी में भी बहुत ही शानदार, लेकिन यहाँ पे फिर भी इस कंपनी का जीएमपी में लगातार कांस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि 25 रुपीज़ का जीएमपी था 9 मई को, लेकिन उसके बाद कंपनी के जीएमपी में देखिएगा तो कांस्टेंट फॉल देखने को मिला। 10 मई को फॉल हुआ था, फिर 11 मई को जो है कांस्टेंट था, फिर उसके बाद जो है 12, 13, 14 मई को पूरी तरह से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। और अभी 17 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यहाँ पे अराउंड 21.79% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे लिस्टिंग तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। तो हम लोग चलते बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए कंपनी जो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये एक औरो ग्रुप कंपनी का ये एक लिमिटेड कंपनी है। औरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स जो है ये जो कंपनी है ये बनाती है डिस्चार्ज और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी जिसको बोलते हैं, और इंटरनल पार्ट्स और स्पेयर्स का जो है सो खुद से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट और सप्लाई करती है। लेकिन यहाँ पे एक और ड्रॉबैक है कि कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में क्या होता है ना गाइस, इसकी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी इशू होता है इस कंपनी में प्रोडक्शन से लेकर, या फिर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक वगैरह पड़ती है, तो इस कंपनी के प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है, जिससे कंपनी का यहाँ पे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी का। कंपनी साथ में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, जो कि सभी प्रोफाइल्स, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैपर, टैंक फैब्रिकेशन और डक्ट फैब्रिकेशन, अदर ईएसपी इंटरनल स्पेयर पार्ट्स, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है सो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है।
और साथ में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी यहाँ पे एक और ड्रॉबैक निकल के आया है कि OEM और सर्विस प्रोवाइडर के मतलब कि स्पेसिफिकेशन पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब इनका स्पेसिफिकेशन की मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या है ना ड्रॉबैक, कि अगर इसके स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चर करें तो कॉस्ट वगैरह पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी का। अब यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे रिनोन्ड क्लाइंट्स है, जैसे थर्मैक्स लिमिटेड हो गया, L&T लिमिटेड हो गया, KC कॉटरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। अब हम इसके फिनेंशियल्स को देखें, यहाँ पे इसका 28 करोड़ के आसपास का इसका एसेट्स था, 37.6 करोड़ का रेवेन्यू था, 27 लाख का प्रॉफिट था, और 33.6 करोड़ का एसेट्स, 73.7 करोड़ का रेवेन्यू और 90 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 22 में 62 करोड़ का एसेट्स, 151.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, और डेट 36.7 करोड़ का डेट देखने को मिल रही थी, जो कि डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और 23 का रिसेंटली अगर देखिए तो 82.2 करोड़ का एसेट्स, 232.9 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, और 6 करोड़ के आसपास के यहाँ पे इसका प्रॉफिट निकल के आया था, और 48.7 करोड़ का डेट था। यहाँ पे गाइस इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग डेट जो है बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फिनेंशियल देखिएगा तो 21, 22 में एवरेज ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 23 में कंपनी एक सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी कंसर्न रेज करने वाली बात है, एक डाउट क्रिएट करने वाली बात है। अब हम इसके अगर स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो कंपनी अगर देखिएगा तो लगभग 2 डिकेड से भी ज़्यादा, मतलब कि 20 साल से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, मतलब कि ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग जो कि करती है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए का, इनके लिए जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 डिकेड से भी ज़्यादा का इस्टेब्लिश कर चुकी है प्रेजेंस है। और यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें कंपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट फोकस कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है और लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप बना के रखा अपने कस्टमर्स के साथ इस्टेब्लिश कर चुकी है। मतलब कस्टमर्स के साथ जो लॉन्ग टर्म का स्टेबल रिलेशनशिप है, मतलब कि एक स्टेबल है रिलेशनशिप। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है ना कि कंपनी का टॉप जो रेवेन्यू होता है, ये टॉप 10 क्लाइंट से ही कंपनी का मेनली रेवेन्यू होता है, और इसमें से कोई भी अगर क्लाइंट्स अगर लॉस करती है कंपनी, तो कंपनी का रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। ये ड्रॉबैक और ये रिस्क में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पे स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पे कंपनी का जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बहुत ही इंटीग्रेटेड है, जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। साथ में प्रोमोटर और स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट टीम है कंपनी का, जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और ये एक्सटेंसिव नॉलेज है इस सेक्टर के अंदर। तो ये रिस्क है, ये स्ट्रेंथ है कंपनी का। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लोग इसके रिस्क भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि कंपनी के पास कुछ ही कस्टमर्स है, टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, जिनसे कंपनी का मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसमें से कोई भी लॉस होती है तो कंपनी का मतलब कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा जो है सो अफेक्ट पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 यही बात कह रही है कंपनी का। और दूसरा बात क्या है ना कि डिज़ाइन, और मैंने अभी कुछ वीडियो में ही कुछ टाइम पहले बताया था इसी में ही कि कंपनी जो है सो OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो इनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो है सो अपने डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम जो है प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है, जो मैंने अभी बताया था। और इसी कारण से कंपनी का कॉस्ट वगैरह पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और मार्जिन भी रिड्यूस पड़ सकती है, जो कि पॉइंट नंबर 2 भी यही कह रही है। और कंपनी जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क भी फेस कर चुकी है सप्लायर्स के साथ, जो कि परचेज ऑर्डर्स को लेकर, और यहाँ पे उनके साथ जो एंटर कर चुकी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क भी फेस कर चुकी है। साथ में अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस और रेगुलेटरी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और इन सभी में कोई बदलाव आती है, या इन कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज में मतलब कि कोई बदलाव आती है, तो कंपनी जैसो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस यहाँ पे अट्रैक्टिव जो है बहुत ही लेस अट्रैक्टिव, और प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट जो है बहुत ही लेस अट्रैक्टिव कर रही है, मतलब कि उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है कस्टमर्स को, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम है, इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें और आगे देखें तो कंपनी का प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, और इसके रॉ मटेरियल जो यूज़ होती है प्रोडक्शन में उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। अगर इसका अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पे अगर कोई अफेक्ट पड़ती है तो कंपनी का प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पे कंपनी का भी कुछ टाइम पहले एक और बात कही थी कि कंपनी के पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि ये भी बहुत बड़ा इस कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम कर सकती है, ये भी पॉइंट बताई गई है। कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, जो मैंने भी बताया 48 करोड़ के आसपास की कंपनी का देखिएगा तो लोन है, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड भी लोन है कंपनी पे, जो कि इसके मतलब कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा पे करने के कारण कंपनी को जो है यहाँ पे इसके प्रॉफिट उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और प्लस यहाँ पे कंपनी का रिसेंट ईयर्स में कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में देखने को मिला था, तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो एक
हाईली रिस्की आईपीओ है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। और कुछ टाइम पहले जब ये आईपीओ आए थे इसकी प्राइस बैंड कुछ और थी, और जब ये कुछ टाइम बाद इसके प्राइस बैंड थोड़ा सा इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर आप इसमें लिस्टिंग इन चाहते हैं गाइस, यहाँ पे भी आपको 21% के आसपास की लिस्टिंग मिलेगी। और जिस तरह से जीएमपी में गिरावट आ रही है गाइस, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जीएमपी जो है लगभग 10 रुपये के आसपास की गिरावट आ सकती है। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने का सोच रहे गाइस, तो आप इसमें अप्लाई मैं कहूँगा मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको अपर प्राइस बैंड जो कि 78 रुपये पर शेयर का है, इस प्राइस बैंड पर अगर अप्लाई कीजिएगा तो ही आपको ये अलॉटमेंट मिलने के चांसेस। लेकिन मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए तो ही बेटर होगा। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।